हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग इन्वर्टर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डील करेंगे सिंगल फेज इन्वर्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वर्टर क्या है। तो सभी लोग इस वर्ड से फैमिलियर है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप का सप्लाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इधर डीसी है या फिर एसी है। तो एप्लीकेशन वाइज कभी हमें डीसी का रिक्वायरमेंट होता है, कभी एसी का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसी के एप्लीकेशन वाइज हम लोगों ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था, ठीक है, रेक्टिफायर का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर का भी यूज़ करेंगे अगर हमारे पास डीसी सप्लाई अवेलेबल हो एंड हमें एसी में उसे कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो इन्वर्टर्स में या फिर डीसी जो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं बैटरी के टर्म्स में, ठीक है। तो बैटरी से जनरली हम लोग इन्वर्टर सर्किट को कनेक्ट करते हैं एंड फाइनली जो हमें आउटपुट मिलता है वो एसी मिलता है, जिससे कि हम अपने घरों में यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर सर्किट हमारे पास होता है, ठीक है, जो डीसी को क्या करेगा, हमें एसी पावर में कन्वर्ट करके देगा। तो ये हमारे पास इन्वर्टर सर्किट होता है, इसमें हम डीसी पावर इनपुट देते हैं। ये डीसी पावर हमारे पास फिक्स्ड डीसी भी हो सकता है या वेरिएबल डीसी के फॉर्म में भी हो सकता है एंड हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये हमें फिक्स्ड एसी मिल सकता है या वेरिएबल एसी आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लाइक जो डीसी पावर हम लोग यूज़ करेंगे एज इनपुट, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा वोल्टेज का, या जो हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इनपुट साइड में, वो एप्लीकेशन वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर जो हमें एसी में कन्वर्ट करना है, अगर हमें हाई केवी का एसी हमें रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम डीसी भी उसी तरीके से हायर डीसी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एसी में। तो हमें हायर एसी गेन होगा उसी तरीके से। तो इस वजह से हमारे पास जो आउटपुट हमें जो मिलने वाला है इन्वर्टर का, ठीक है, वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बट कंप्लीट ये प्योर साइनोसॉइडल फॉर्म नहीं होता है, बट हमें अल्टरनेटिंग, ठीक है, पोलैरिटी का हमें यहाँ पर एसी आउटपुट मिलेगा, जो स्क्वायर वेव फॉर्म में या फिर क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म में या पल्स विथ मॉड्यूलेशन के टर्म्स में मिल सकता है। एंड उसको हमें उसके बाद हम इसको फिल्टर का यूज़ करके, फिल्टर आउट करके कंप्लीट प्योर साइनोसॉइडल फॉर्म में हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो दो अप्रोच से कन्वर्जन किया जाता है डीसी पावर का, ठीक है। डायरेक्ट हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कन्वर्जन से पहले हम इसको, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को हम लो कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो अप्रोच है यहाँ पर हम लोग लो वोल्टेज डीसी पावर, ठीक है, इनपुट साइड में जो अप्लाई करते हैं, तो लो वोल्टेज डीसी पावर हम इनपुट साइड में अप्लाई करेंगे एंड इसको हम कन्वर्टर का यूज़ करके, ठीक है, इसके वोल्टेज को, लेवल को जो है हम सबसे पहले इंक्रीज़ करेंगे हाई वोल्टेज डीसी पावर में, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट अप्रोच में फर्स्ट स्टेप जो हो गया कि लो डीसी वोल्टेज को हम हाई डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वोल्टेज लेवल राइज कराएंगे एंड उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको इसके बाद फर्स्ट स्टेज में हमारे पास हाई वोल्टेज डीसी पावर को ठीक है, राइज करेंगे एंड सेकंड स्टेप में हम इसको अगेन क्या करेंगे, लो वोल्टेज में, ठीक है। जो भी हमारे पास लो वोल्टेज डीसी पावर है, इसको हम हाई डीसी पावर में कन्वर्ट करेंगे एंड ये जो कन्वर्टेड हाई डीसी पावर है, इसको हम कन्वर्टर का यूज़ करके अगेन क्या करेंगे, एसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हमें हाई पावर एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, लो डीसी पावर अवेलेबल है इनपुट साइड में, या एज अ सोर्स हमें लो वोल्टेज डीसी पावर अवेलेबल है, तो हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टर्स का यूज़ करके हम इसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करेंगे एंड उस हाई डीसी पावर को हम एसी पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें हाई एसी पावर, ठीक है, एज आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको एप्लीकेशन वाइज यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो अप्रोच है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टेप अप करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास लो डीसी पावर अवेलेबल है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एसी पावर में, ठीक है। तो अगर लो डीसी पावर है तो जो आउटपुट हमको मिलेगा एसी में वो भी लो वोल्टेज होगा, ठीक है। अब इस लो वोल्टेज को हम क्या करते हैं, स्टेप अप करके हाई एसी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एसी पावर को स्टेप अप करने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अप्रोच हमारे पास है जहाँ पर हम एप्लीकेशन वाइज कन्वर्जन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए।
क्या क्या इन्वर्टर्स होता है, इन्वर्टर का पार्ट्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कन्वर्टर होता है। अभी जस्ट हमने देखा कि लो डीसी पावर को हाई डीसी पावर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कमर्शियल पावर अवेलेबल होगा इसको हम रिक्वायर्ड डीसी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्मूथिंग सर्किट होगा। इस स्मूथिंग सर्किट का हम यूज़ करेंगे कि जब भी हमने कन्वर्जन किया है, ठीक है, कमर्शियल डीसी पावर को जब हम रिक्वायर्ड डीसी पावर में कन्वर्ट कर लिए तो हो सकता है कि कुछ उसमें डिस्टॉर्शन आ जाए, नॉइज़ ऐड अप हो जाए, ठीक है। तो उस नॉइज़ या फिर डिस्टॉर्शन को हम रिमूव करने के लिए स्मूथिंग सर्किट या फिल्टरिंग सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो डीसी में जो भी डिस्टॉर्शन है या फिर नॉइजेस है उसको ये रिमूव करके स्मूथ पल्स यहाँ पर फॉर्म करेगा। थर्ड पार्ट हमारे पास इन्वर्टर सर्किट होता है जो कि यहाँ पे मेन कन्वर्जन का काम करता है फ्रॉम डीसी टू एसी। एंड फाइनल हमारे पास कंट्रोल सर्किट होगा। दैट मीन्स कि इन्वर्टर का ये हमारे पास पार्ट है, ठीक है, इन्वर्टर सर्किट का, कि हम डीसी को एसी कैसे बनाएंगे। तो ये इसके लिए सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो हमारे पास कंट्रोल सर्किट, जहाँ पर हम लोग स्विचेस को या पावर सेमीकंडक्टिंग स्विचेस को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मॉसफेट हो सकता है, ट्रांजिस्टर्स हो सकता है, ठीक है, SCRs यूज़ हो सकता है। तो SCR का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम लोग इसका यूज़ करके इन्वर्टर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मेन 4 पार्ट यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्टर सर्किट में प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इन्वर्टर का, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे या फिर मोड कंडक्शन मोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारे पास या जो जिस टाइप ऑफ सप्लाई पे ये यूज़ होने वाला है, ऑपरेट होने वाला है, ठीक है, या फिर जो हमें आउटपुट पावर मिलने वाला है वो किस तरीके का मिलने वाला है, उस बेसिस पे हमारे पास सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है, ठीक है, सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर होता है एंड 3 फेज़ इन्वर्टर होता है। अगेन हम 3 फेज़ इन्वर्टर को कंडक्शन 120 डिग्री कंडक्शन मोड पे ऑपरेट कराते हैं एंड 180 डिग्री कंडक्शन मोड पे ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्किट में ये हाफ ब्रिज का इन्वर्टर यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है, एक यहाँ पे हमें लोड कनेक्टेड दिख रहा है, तो हम डिफरेंट लोड्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के लिए हम ये सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, इन्वर्टर सर्किट, एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम वेव फॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे एंड आउटपुट करेंट का वोल्टेज वेव फॉर्म, ठीक है, सॉरी आउटपुट करेंट का वेव फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इस सर्किट के ऑपरेशन के थ्रू हमको ये वैल्यूज़, ये वेव फॉर्म्स मिलेगा। तो यहाँ पर सर्किट को हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, डीसी सप्लाई है। इस डीसी सप्लाई को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक टैपिंग कर लेंगे, ठीक है, बी पॉइंट पे, और टैपिंग करने के बाद हम यहाँ पर इस पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक टैपिंग करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड जो मेन हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स को हम यहाँ पर इस तरीके से हाफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टैपिंग करेंगे कि जो भी मेन सोर्स था वो, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर हाफ डिवाइड हो जाए, एंड हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लोड हमारे पास आर लोड हो सकता है, प्योर एल लोड हो सकता है, ठीक है, आर एल लोड हो सकता है, आर एल सी लोड हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों लोड को हम इंडिविजुअली यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट करके उसके करेस्पॉन्डिंग हम वेव फॉर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस सर्किट में हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 हमारे पास स्विचिंग डिवाइस होता है, ठीक है, एंड 2 डायोड यानी कि थायरिस्टर 1 T1 एंड T2 हमने स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ किया है, एंड यहाँ पर डायोड D1 एंड डायोड D2 हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके। तो ये इससे हम फीडबैक डायोड या फ्लाई बैक डायोड्स, ठीक है, या फिर बाईपास डायोड्स कहते हैं। तो ये जो डायोड्स है ये तभी रोल में आएंगे इस सर्किट में जब हमारे पास लोड जो है वो रिएक्टिव लोड हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं तो जब सप्लाई अवेलेबल होगा उस केस में ये जो रिएक्टिव लोड्स होते हैं ये चार्जिंग का काम करता है, ठीक है, एंड जब हम सप्लाई रिमूव कर देंगे तो ये डिस्चार्जिंग का काम करेगा, ठीक है। तो जब हम सप्लाई रिमूव कर देंगे तो ये जो स्विचिंग डिवाइसेस है ये भी ऑफ हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में जो डिस्चार्जिंग करंट है इसको पाथ चाहिए फ्लो होने के लिए, कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए सर्किट में, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर डायोड का यूज़ करते हैं जो कि जब स्विचेस ऑफ होगा एंड हमारे पास जो रिएक्टिव
लोड्स है वो अगर चार्ज है तो उस केस में यहाँ पर डिस्चार्जिंग का प्रोसेस ये जो डायोड्स कनेक्टेड है बाईपास डायोड्स इनके थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इन डायोड्स को कनेक्ट किए हैं। बट यहाँ पर अगर हम आर लोड के लिए देखें तो आर लोड में कोई भी जो चार्जेस है वो स्टोर नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पर डायोड्स का रोल हम ठीक है ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डायोड का कोई रोल नहीं है। बट जब भी हम रिएक्टिव लोड लाइक एल हो गया, आर एल हो गया या आर एल सी लोड जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये डायोड्स यहाँ पर रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंप्लीट ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठीक है हमारे पास सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपर सर्किट हम इस पार्ट को बोलेंगे एंड दूसरा जो हमारे पास है ठीक है इसे हम लोअर सर्किट कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो सर्किट है हमारे पास, यानी कि लोड के ऊपर का एक पार्ट एंड लोड के नीचे का एक पार्ट। तो हम ठीक है लोड के अपर पार्ट को में अपर सर्किट को या फिर लोअर सर्किट को हम एक बार ठीक है लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट में जो भी स्विचिंग डिवाइसेस है हम उसको अल्टरनेटली ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर लोड के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो आर लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने लिया है, तो दो स्विचेस के बीच में हमने एक पॉइंट बनाया है पॉइंट ए। ठीक है, एंड दो सोर्सेज के बीच में हमने एक न्यूट्रल पॉइंट बनाया है। ठीक है, या फिर इसको हम ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने बी बनाया है एंड हमने अजम्पशन लिया है कि ये जो पॉइंट ए है ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी को हमने यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, ये इसको हमने ग्राउंड किया है। तो इस वजह से ये अजम्पशन है कि ऑलवेज जो पॉइंट ए है वो पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरीके का पोटेंशियल डेवलप होगा यानी कि ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में हमें पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा केस हमारे पास होगा कि जब भी जो सप्लाई का ठीक है जो पॉइंट है हमारे पास, अगर बी पॉइंट जो है ये मोर पॉजिटिव हो जाता है ठीक है एज़ कम्पेयर टू ए, देन इस केस में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कन्वेंशनल अप्रोच ये है कि हमें ए को मोर पॉजिटिव रखना है एज़ कम्पेयर टू बी। तो अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाता है तो उस केस में हमें आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। दूसरा हम यहाँ पर इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये अजम्पशन ले रहे हैं कि इस करंट का डायरेक्शन हमने यहाँ पे कन्वेंशनली ठीक है शो कर दिया है। तो जब भी करंट जो है वो ए टू बी फ्लो होगा तो यहाँ पे हमें अगेन आई नॉट का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एंड जब बी से ए की तरफ करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो उस केस में हम आई नॉट को नेगेटिव ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमने कन्वेंशनल यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज़ करके यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज एंड करंट का डायरेक्शन मिलता है देन हम उस वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एंड अगर रिवर्स हो जाता है ठीक है अगर यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज डेवलप हो जाता है तो हम यहाँ पर लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। बट अगर यहाँ पर जो हमने मार्क कर दिया है इस तरीके का पोटेंशियल डेवलप होता है तो हम उसको आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करेंगे। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमने इस तरीके से मार्क किया है, अगर ये डायरेक्शन इसी तरीके से है देन आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा एंड इन केस अगर ये रिवर्स हो जाता है इस डायरेक्शन में तो हम आउटपुट करंट नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम T1 को अगर ऑन कर दें ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास Vs/2 या VDC/2 हम यहाँ पर सप्लाई रखे हुए हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल T1 के पास यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव T1 को मिल गया है एंड जो नेगेटिव है ये आपका लोड के पास अपीयर हो गया है। तो अब ये पॉजिटिव इसको मिल गया है, दैट मीन्स कि T1 के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिला है। दैट मीन्स कि अगर इसको हम फायरिंग एंगल देते हैं यानी कि ये जो गेट टर्मिनल है गेट पल्स अगर हम इसको देते हैं तो ये T1 ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, कंडक्शन मोड में आ जाएगा। तो हम 0 से T/2 टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं T1 को फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने IG1 दे दिया है 0 to T/2 टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे हम जो थायरिस्टर T2 है इसको ऑफ रखेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिलेगा और यहाँ पे हमें कुछ IG1 हमने गेट 1 को थायरिस्टर 1 के दे दिया है।
ठीक है। तो अब ये ऑन हो चुका है। अब करंट का डायरेक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो सोर्स है, तो सोर्स से ये करंट फ्लो होना शुरू होगा एंड ये T1 ऑन हो चुका है तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है। T2 अभी ऑफ है एंड डायोड्स का यहाँ पे कोई रोल अभी नहीं आएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये इधर नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स करंट को ब्लॉक करता है। तो करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि अगेन D2 यहाँ पर रिवर्स करंट को ब्लॉक करेगा। तो इस वजह से टोटल जो करंट होगा, ये टोटल करंट कहाँ पे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से T1 से होता हुआ लोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है लोड से होता हुआ, ये अगेन यहाँ से होता हुआ बैक टू सप्लाई चला जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला मार्क है इस ठीक है मोड 1 में इस पाथ को ये फॉलो करेगा एंड यहाँ से ये करंट फ्लो होगा। तो जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि ये करंट A से B की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमने अज्यूम किया था कि करंट जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव करंट मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड के लिए हम करंट का जो वैल्यू है इसको हम मार्क कर देंगे एज पॉजिटिव, ठीक है। तो एक कुछ पॉजिटिव करंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव करंट बना लिया है, ठीक है। एंड सिंस ये R लोड है तो R लोड के लिए हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो उसके अक्रॉस है एंड उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों सेम फेज में होता है। तो दोनों का जो वेव फॉर्म बनेगा वो हमको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे I0 हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर हम KVL लगाए तो हमको यहाँ पे I0 का जो वैल्यू मिलेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारे पास VDC/2 है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R। तो टोटल जो हमें यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, पॉजिटिव करंट, वो VDC/2 R के इक्वल मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमें I का वैल्यू मिला है VDC/2 R 0 to T/2 टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज अगर हम मेज़र करें, आउटपुट वोल्टेज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये पॉजिटिव पोटेंशियल आया, ठीक है, T1 ऑन हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट A है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो A है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो लोड के अक्रॉस भी ये वाला पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा एंड जो नेगेटिव वाला है वो लोड के नेगेटिव साइड में ही कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमने लिया था उसी कन्वेंशन में अभी भी ये है। तो इस टाइम पे भी जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमको, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। एंड KVL अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -VDC/2 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट एंड प्लस V0 = 0, ठीक है। तो इस पाथ में, जिस पाथ में करंट फ्लो हो रहा है उस पाथ में, उस लूप में हम KVL लगाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा जहाँ से V0 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +VDC/2, ठीक है। तो +VDC/2 V0 का वैल्यू मिल गया। तो सपोज ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा तो हमने 0 से T/2 तक के लिए ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एंड R लोड है तो करंट का वेव फॉर्म भी वोल्टेज के वेव फॉर्म से मैच करेगा, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा। तो ये हमने देख लिया। तो ये करंट एंड वोल्टेज इस ड्यूरेशन के लिए सेम टू सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है, ठीक है, T/2 से T के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारे पास थायरिस्टर है इसको हम ऑन कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे हम गेट पल्स दे देंगे, ठीक है, T/2 से T तक के लिए। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो VDC/2 है, ठीक है, ये रोल में आएगा एंड इसका जो पॉजिटिव, ठीक है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसको ये नेगेटिव सप्लाई पहले से भी है, ठीक है, सोर्स हमने कनेक्ट करके रखा है नेगेटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव मिल रहा है एंड सिंस हमने T1 को ऑफ कर दिया है तो ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो इसका जो भी पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि जो A है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस टर्मिनल। तो इस वजह से T2 को पॉजिटिव मिल जाएगा नोड पे। तो ये T2 जो है वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा जब हम इसको गेट पल्स देंगे, ठीक है। तो ये T2 ऑन हो जाएगा जब हम इसको इस ड्यूरेशन के लिए गेट पल्स देंगे। तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सोर्स से लोड की तरफ होगा, ठीक है। तो सोर्स से लोड की तरफ होगा तो ये VDC/2 ठीक है, VDC/2 रोल में आएगा एंड करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फ्लो होना शुरू होगा। यहाँ से शुरू होकर लोड की तरफ जाएगा एंड T2 ऑन है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन इस तरीके से ये लूप फॉलो करेगा। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो B2A है, ठीक है। तो करंट यानी कि अब हमें नेगेटिव मिलेगा
एंड पोटेंशियल की बात करें अगर हम लोड के अक्रॉस, तो पॉजिटिव टर्मिनल अभी हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है, क्योंकि ये वाला लोअर जो हमारे पास पार्ट है, ठीक है, सोर्स का, तो ये अभी कनेक्टेड है। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लोड के साथ कनेक्ट हो गया, तो पॉजिटिव हमको यहाँ पे मिल रहा है बी पॉइंट पे, एंड इसका नेगेटिव हमको, ठीक है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, लोड। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कन्वेंशन हमने लिया था इनिशियली, तो ये इसके जस्ट रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी जो होगा वो भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम KCL लगाएंगे, तो अगेन KCL लगाएंगे तो हमें जो वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा V0 का वैल्यू वो -VDC/2 मिलेगा, ठीक है। इस बात में हम अगर KVL लगाएं तो यहाँ से एंटर कर रहा है -VDC/2 पे, तो -VDC/2, ठीक है। ये लोड के अक्रॉस हमें इस तरीके का पोटेंशियल मिला था, तो ये प्लस पे एंटर कर रहा है करंट, तो यहाँ पे हो जाएगा +V0, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो इनिशियल कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे KVL लगाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा -VDC/2, ठीक है। और इनिशियल जो हमने साइन कन्वेंशन लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे KVL के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -V0 = टोटल वोल्टेज 0, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको V0 का वैल्यू मिलेगा वो -VDC/2 के इक्वल मिलेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, एंड करंट का डायरेक्शन B/A है, तो ये करंट भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं T/2 से T तक के लिए हमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है वोल्टेज का, ठीक है, यहाँ तक। एंड उसी तरीके से सेम ये करंट का वेवफॉर्म भी होगा, क्योंकि हमने रेजिस्टिव लोड लगाया है, ठीक है, सॉरी। तो जैसे हमारे पास वोल्टेज का वेवफॉर्म आया, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर करंट का वेवफॉर्म आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल ऑपरेशन है इसका। हम एक बार T1 को ऑन करेंगे एंड करंट का डायरेक्शन चेक करेंगे लोड के थ्रू, ठीक है, एंड आउटपुट वोल्टेज का डायरेक्शन पोटेंशियल चेक करेंगे लोड के अक्रॉस, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो हमने इनिशियल अजम्पशन लिए हैं, ठीक है, कन्वेंशन जो लिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें वैल्यूज़ मिलता है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। KVL यहाँ पर हम अप्लाई करके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास आउटपुट करंट होगा वो जो भी वोल्टेज हमने अप्लाई करके रखा है लोड के अक्रॉस, एंड लोड का भी जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उससे हम यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास R लोड के लिए सिंपल सा ऑपरेशन फॉर सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास L लोड है। तो L लोड के लिए भी हमारे पास सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो हम सिंगल फेज इन्वर्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये सिंगल फेज या 3 फेज जो इन्वर्टर है ये हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ठीक है। दैट मीन्स कि हम इन्वर्टर के इनपुट में जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज सोर्स हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आउटपुट में इनपुट में हम अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में हमें हम वोल्टेज वेवफॉर्म को मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वेवफॉर्म मिल रहा है, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज का कर रहे हैं, ठीक है। एंड सोर्स के साइड भी हमने क्या कनेक्ट करके रखा है, DC वोल्टेज सोर्स। तो इस वजह से ये हमारे पास जो इन्वर्टर का टाइप है वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स है, ठीक है। करंट सोर्स इन्वर्टर के लिए हम यहाँ पर सोर्स के पास हम यहाँ पर करंट सोर्स यूज़ करेंगे, तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो करंट के फॉर्म में आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारा चीज़ सेम रहेगा, ठीक है, सेम अजम्पशन रहेगा, बस यहाँ पर हम चेंजेस जो करेंगे वो लोड का होगा, ठीक है। लोड यहाँ पर आपका चेंज हो गया। हमारे पास इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है, तो इंडक्टिव लोड के लिए या इंडक्टर के लिए हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो एनर्जी स्टोर करता है, ये एनर्जी स्टोर कब करेगा, जब इसको सप्लाई मिलेगा, ठीक है, यानी कि करंट जब उसके थ्रू फ्लो होगा फ्रॉम सोर्स टू इंडक्टर, तो ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। एंड जैसे ही हम सोर्स डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये जो भी क्लोज पाथ मिलेगा उसके थ्रू ये क्या करेगा, अपने जो भी स्टोर्ड एनर्जी है उसको ये डिस्चार्ज करेगा उस पाथ में।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी डायोड का रोल हमें देखने को मिलेगा। तो एल लोड के केस में हम टोटल जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 मोड में काम करेगा। तो पहला जो मोड है हमारे पास, ठीक है, तो हम T1 से T/2 ड्यूरेशन के लिए देखेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले T1 को ऑन करेंगे तो करंट का डायरेक्शन जो हमको मिलेगा, ठीक है, -VDC/2 T1 एंड लोड से इस तरीके से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है, तो हमको पॉजिटिव करंट मिलने वाला है। एंड जो वोल्टेज का पोटेंशियल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो भी, ठीक है, प्रीवियस जो कन्वेंशन था उसी के अकॉर्डिंग है, तो वोल्टेज हमें सेम मिलेगा। तो जैसे हमें आर लोड के लिए वोल्टेज मिला था, तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके का लोड कनेक्ट कर दे, सिंस ये VSI है, वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, तो हम किसी भी टाइप का लोड कनेक्ट करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ लोड, हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट, ठीक है, सेम टाइप का आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगा। तो आउटपुट वेवफॉर्म जस्ट हम आर लोड के लिए जैसे हमने बनाया सेम तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। बस चेंजेस इसमें क्या आएगा, करंट के वेवफॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टिव लोड की वजह से अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो करंट जो होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है, वोल्टेज से। तो इस वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगा वो इस तरीके से लीनियरली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हमें पता है क्या कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो हम लिखते हैं LdI/dt होता है। तो यहाँ से अगर हम करंट को निकालना चाहें तो करंट का वैल्यू आपको मिलेगा I, ठीक है, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। दैट मीन्स कि अगर हम वोल्टेज को इंटीग्रेट कर दे, ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, इंडक्टर का करंट थ्रू इंडक्टर मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें कैसा मिला है, स्क्वायर वेव फॉर्म मिला है, ठीक है, एंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें क्या मिलता है, ट्रायंगुलर फॉर्म मिलता है, या स्लोप के फॉर्म में, या रैंप सिग्नल हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर या फिर स्टेप सिग्नल का जो इंटीग्रेशन है वो हमें क्या देता है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म या फिर रैंप वेव फॉर्म देता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो करंट का वेव फॉर्म मिलेगा वो हमें इस तरीके से स्लोप्स के टर्म्स में मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हम सेम आर लोड की तरह यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। करंट का यहाँ पर अगर हम वेव फॉर्म देखें, ठीक है, तो T1 से T/2 मोड के लिए हम देखेंगे, यानी कि अभी ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि करंट पॉजिटिव है, तो इस टाइम पे जो इंडक्टर है वो क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लीनियरली T1 से T/2 तक क्या होगा, चार्ज होगा। ये T1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इंडक्टर जो है, ठीक है, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो वोल्टेज अगर हमारा यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो करंट जो है वो 90 डिग्री बाद में शुरू होगा, ठीक है। तो इसी वजह से अगर ये यहाँ पर अगर हम इसको AC के टर्म में पाई कंसिडर करें तो 90 डिग्री हमें, ठीक है, इस मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो इसी वजह से हम इस T1 पे, यानी कि इस 90 डिग्री से हम जो करंट का वेव फॉर्म है इंडक्टर के थ्रू वो हमें मिलेगा। तो यहाँ से T1 से करंट स्टार्ट होगा एंड ये राइज होना शुरू होगा, कब तक, जब तक कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है, एंड ये मैक्सिमम यहाँ तक Imax तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मोड हमारे पास आएगा T/2 से T2 तक, ठीक है, ये वाला मोड आएगा। तो इस मोड में क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज का पोलैरिटी है, ठीक है, एंड करंट का जो पोलैरिटी है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो सेम पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास स्विचेस है, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन होगा एंड ये T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। आपने कम्यूटेशन सर्किट्स पढ़ा है, तो यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन होगा एंड T1 ऑफ हो जाएगा। अब T1 इस टाइम पे क्या हो गया है, T2 से T/2 से T2 के ड्यूरेशन में ऑफ हो चुका है। तो इस केस में यहाँ पर जो चार्जेस स्टोर्ड हुआ था, ठीक है, तो अब उस स्टोर्ड चार्ज को डिस्चार्ज होना होगा। एंड ये भी हमें पता है कि ये जो करंट है, इंडक्टर है, वो करंट के फ्लो को, ठीक है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो इससे जस्ट पहले वाले ड्यूरेशन में करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ था। तो यहाँ पर अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ है अगर, ठीक है, तो उस केस में करंट जो है वो
इसी डायरेक्शन में कुछ देर तक फ्लो होता रहेगा, ठीक है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये जो डिस्चार्जिंग करंट अब यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, ये करंट, ठीक है, फ्लो होगा, तो अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो अब सिंस ये इधर जाके डायोड के इधर नहीं जा सकता, तो अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये जो लोड से करंट निकल रहा है ये इस सोर्स के थ्रू होता हुआ ये सोर्स को, ठीक है, सोर्स को डिलीवर करना शुरू किया है एंड ये फाइनली D2 से होता हुआ वापस लोड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जो करंट का पाथ हो गया, ठीक है, लोड के पास गया, सोर्स के पास गया एंड D2 के पास गया एंड वापस लोड के पास गया। तो ये वाला भी लोअर जो पार्ट है ये वाला लूप फॉलो होगा करंट के लिए एंड इस टाइम पे करंट का जो वेवफॉर्म हमें मिलेगा वो क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही करंट है बट, ठीक है, ए से बी की तरफ ही करंट फ्लो हो रहा है बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये डिस्चार्जिंग करंट है एंड ये करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये 0 ना हो जाए। तो ये T2 पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 मोड कंप्लीट हो गया। तीसरे मोड में हम लोग क्या करेंगे, इस T2 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। अब ये T2 ऑन हो गया है, तो T2 के ऑन होने से करंट किस तरीके से फ्लो होगा, तो यहाँ से करंट सोर्स से निकलेगा, लोड की तरफ जाएगा एंड T2 से होता हुआ वापस सोर्स की तरफ, ठीक है। तो अब जो करंट का डायरेक्शन है वो प्रीवियस केस से ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव करंट मिलेगा, तो यानी कि एंड सोर्स से ये जा रहा है करंट, ठीक है, तो ये इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा। तो इंडक्टर चार्ज होगा बस, बट नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव मैग्नीट्यूड से ये चार्ज होगा। तो इस ड्यूरेशन में ये क्या होगा, मैक्सिमम तक -Imax तक ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज भी देख पा रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में क्या है, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज है। तो अगेन यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज का दोनों का पोलैरिटी सेम हो गया है, तो यहाँ पे अगेन जो T2 है वहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन होगा एंड वो इस ड्यूरेशन में T ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वेवफॉर्म हमें मिल जाएगा, आउटपुट वेवफॉर्म वोल्टेज का, ठीक है। एंड इस टाइम T तक क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट, मैक्सिमम नेगेटिव करंट चार्ज हो चुका है, ठीक है। फोर्थ मोड जो है, एक टाइम पीरियड T पे यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास T के बाद वाला ड्यूरेशन जो आएगा वो सेम टू सेम होगा, ठीक है, रिपीट करेगा। तो वो रिपीटेशन हमको किसके सिमिलर मिलेगा, ये 0 से T1 ड्यूरेशन के सिमिलर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 to T1 का अगर हम केस देखें तो 0 से T1 में क्या हो रहा है, जो डिस्चार्जिंग करंट था वो अब, ठीक है, फ्लो होगा, तो यानी कि ये ऑफ हो चुका है। तो अब यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये सडन चेंज नहीं होगा, ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब जो इसको पाथ मिलेगा ये लोड से होते हुए D2 एंड बैक सोर्स एंड बैक टू लोड, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी अपर पार्ट ऑफ द सर्किट इसमें करंट फ्लो होगा, डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम से ये डिस्चार्ज होगा कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो 0 से T1 वाला जो ड्यूरेशन है वो जो हमारे पास T के बाद वाला जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है, वो सेम टू सेम ऑपरेशन होगा क्योंकि उसके बाद टाइम पीरियड के बाद जो साइकिल है वो रिपीट करता है, ठीक है। तो एल लोड के लिए हमारे पास वोल्टेज सेम होगा, बस डिफरेंस किस में मिलेगा, करंट का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के लोड के लिए, RL लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट जैसे हमने L लोड के लिए ऑपरेशन देखा, ठीक है, 4 मोड में, सेम टू सेम यहाँ पर भी हम 4 मोड में ऑपरेशन देखेंगे। पहला मोड में T1 ऑपरेट करेगा, ठीक है, दूसरा मोड में डिस्चार्जिंग करंट D2 के थ्रू जाएगा, ठीक है, तीसरा मोड में T2 ऑन होगा एंड चौथा मोड में हमारे पास D1 के थ्रू डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो R लोड, ठीक है, इधर हम किसी भी तरीके का लोड कनेक्ट करें हमें सेम टाइप का वेव फॉर्म मिलेगा। तो जैसे हमने R के ऑपरेशन में देखा ये वैल्यूज़ हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन चेंज क्या आएगा, तो करंट के वेव फॉर्म में चेंज आएगा। अब सिंस यहाँ पे हमने एक रेजिस्टिव लोड भी, ठीक है, RL लोड कनेक्ट किया है, यानी कि प्योरली इंडक्टिव नहीं है, ठीक है, रिएक्टिव लोड है, तो इस वजह से अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस ले रहे हैं तो प्योरली इंडक्टिव के केस में 90 डिग्री का फेज एंगल हो रहा था, बट अगर यहाँ पे रिएक्टिव लोड आ गया है, रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गया है, तो अब जो फेज डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पर, ठीक है, करंट आएगा,
यानी कि अब जो करंट, अगर वोल्टेज 0 से शुरू हो रहा है तो अब जो करंट शुरू होगा वो 90 डिग्री से शुरू नहीं होगा, ठीक है, कुछ एंगल पहले ही वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास T1 का वैल्यू है वो प्रीवियस केस से अभी थोड़ा कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें रिएक्टिव लोड की वजह से जो यहाँ पर हम राइजिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ करंट देखेंगे थ्रू लोड, ये थोड़ा सा हमको एक्सपोनेंशियल, ठीक है, चेंजेस मिलेगा। तो सेम ऑपरेशन जैसे अभी हमने एल लोड के लिए देखा, सेम ऑपरेशन होगा, ठीक है। जब हमारे पास T1 ऑन होगा तो करंट पॉजिटिव होगा, बट ठीक है सप्लाई से कनेक्टेड, सप्लाई की तरफ से करंट आ रहा है तो ये चार्जिंग करंट मिलेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। T2 से T3 मोड के लिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करेगा, T/2 से T3 मोड तक के लिए यहाँ पर हम D1 D2 के थ्रू डिस्चार्जिंग करंट होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट जो मोड होगा T3 से T तक, ठीक है, उसमें हम T1 को ऑन करेंगे तो T2 को ऑन करेंगे तो इसकी वजह से हमें नेगेटिव करंट मिलेगा। नेगेटिव करंट मिलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ये चार्ज होगा, ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होगा। एंड T के बाद वाला जो ऑपरेशन होगा वो 0 से T1 वाला होगा, तो इस टाइम पे D1 ऑन होगा तो ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ये डिस्चार्ज होता हुआ मैक्सिमम -Imax से डिस्चार्ज होके कहाँ पहुँचेगा, 0 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ चेंजेस मिलेगा करंट के वेव फॉर्म में, कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियली, ठीक है, चेंजेस मिलेगा। लास्ट जो हमारे पास लोड है RLC के लिए, ठीक है, 2 लोड यहाँ पे बना हुआ है, 3 लोड। अगर हम RLC के लिए बनाना चाहें तो ऑपरेशन बिल्कुल सेम होगा, आउटपुट वोल्टेज से बिल्कुल सेम मिलेगा एंड हमारे पास मोड भी सेम होगा, ठीक है। वेव फॉर्म जो हमको मिलेगा इस तरीके से थोड़ा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं बट ये थोड़ा सा साइनोसॉइडल के फॉर्म का मिलेगा। तो इस तरीके से ये राइज होगा, ठीक है, एंड इस तरीके से फिर ये डिस्चार्ज होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा एंड ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा RLC के केस में, ठीक है। तो ये था आपका सिंगल फेज जो हाफ ब्रिज था, जिसमें हमने हाफ ब्रिज यहाँ पर हम यूज़ किया, यहाँ पर हमने, ठीक है, 2 या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, 2 ही हमारे पास स्विचिंग डिवाइस है, तो 2 स्विचिंग डिवाइस को हमने लोड के साथ कनेक्ट किया है एंड उसको ऑपरेट करा के 4 मोड ऑफ ऑपरेशन में हम इसका, ठीक है, वेव फॉर्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट जो दिया था वो DC टाइप का था, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगा एंड सिंगल पोलैरिटी का होगा, बट आउटपुट वेव फॉर्म जो हमें मिल रहा है वो दोनों पोलैरिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म मिला है, अगर हम फिल्टर यूज़ करेंगे तो इस तरीके से ये साइनोसॉइडल फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से AC करंट एंड AC वोल्टेज हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो ये हमने हाफ ब्रिज देखा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग फुल ब्रिज वाला कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अगर हमने फुल सिंगल हाफ ब्रिज कंप्लीट कर लिया है तो फुल ब्रिज का जो ऑपरेशन होगा सेम टू सेम होगा जैसे हमने हाफ ब्रिज का किया है, ठीक है। तो यहाँ पे RL लोड के लिए आपको समझाया गया है, ठीक है। 4 मोड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सेम जैसे हमने हाफ ब्रिज के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर फुल ब्रिज के लिए भी हमें सेम टू सेम ऑपरेशन मिलेगा, ठीक है। बट हाफ ब्रिज में हमें हाफ एफिशिएंसी ऑब्टेन होता है, इस वजह से हम फुल वेव या फुल ब्रिज जो है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो RL के लिए हमको सेम यहाँ पर इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अगर हम R लोड कनेक्ट करेंगे तो इसका जो करंट का वेव फॉर्म होगा सेम टू सेम V0 की तरह होगा, ठीक है। एंड अगर हम L लोड प्योरली L लोड कनेक्ट कर रहे हैं देन हमको इस तरीके से ट्रायंगुलर मिलेगा, ठीक है। तो जो हाफ ब्रिज का ऑपरेशन है सेम टू सेम आपको फुल ब्रिज का ऑपरेशन मिलेगा एंड जो वेव फॉर्म्स हमें ऑब्टेन होगा वो भी सेम टू सेम हाफ ब्रिज की तरह ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंप्लीट सिंगल फेज हाफ ब्रिज एंड सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।